हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो देख लिए थे आर्टिकल नंबर 51 तक। ठीक है, आज से हम आर्टिकल नंबर 52 शुरू करेंगे और ये जो आर्टिकल नंबर 52 है वो रिलेट करता है आपके भारत के राष्ट्रपति से। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो चैप्टर है, ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए बल्कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें भी जनरल नॉलेज जैसा सब्जेक्ट होता है उन सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हालांकि बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम में थोड़ा डीप में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए इसको अच्छे से एक एक चीज़ें एक एक बारीकियाँ इसकी देखेंगे। ठीक है, तो और बात करें अगर हम 17 की और 18 के पेपर की, तो दोनों ही पेपर्स में आपने देखा होगा दोनों साल के पेपर्स में और लगभग सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर थे सब में एक दो या कभी कभी तो तीन क्वेश्चंस भी जो है वो आपके राष्ट्रपति से पूछे गए हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका मिस नहीं हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 52 की। आर्टिकल नंबर 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब ये कंपलसरी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना ही चाहिए। यह बात जो है कही गई है आर्टिकल नंबर 52 में। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह अपने इंडिया का फर्स्ट सिटीजन भी माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 52 को। एक्चुअली हम इधर उधर से देखने से अच्छा है कि हम एक सीक्वेंस में आर्टिकल को लेकर चलें और जिस आर्टिकल में जिसकी बात की गई है हम उसी को अच्छे से डिस्कस कर लें। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 53 की। आर्टिकल नंबर 53 कहता है, आर्टिकल नंबर 53 में बात की गई है या कहता है, ठीक है, संघ के कार्यपालिका शक्ति की, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात की गई है, संघ के कार्यपालिका की शक्ति की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आर्टिकल नंबर 53(1) क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 53(1) कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां, ठीक है, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, जितनी भी कार्यपालिकी शक्तियां होंगी वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपनी जो उसकी अथॉरिटीज हैं, जो ठीक है, जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उसके द्वारा करवा सकता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, संघ की सभी कार्यपालिकी शक्तियां जो है, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं, ठीक है, या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से करता है।
माध्यम से करता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर संघ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम संघ की बात करेंगे तो मतलब हम सेंट्रल को बोल रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे भारत संघ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम राज्य की बात करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो हम स्टेट की बात करेंगे। एक्चुअली जो हमने डेफिनेशन देखी थी आर्टिकल नंबर 12 में और आर्टिकल नंबर 36 में, वहाँ पर जो राज्य की हमने डेफिनेशन देखी थी वो सिर्फ मौलिक अधिकार और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर पर ही उस डेफिनेशन का प्रयोग किया जाता है। राज्य की डेफिनेशन हमने देखी थी आर्टिकल नंबर 12 में भी और आर्टिकल नंबर 36 में भी। ठीक है, लेकिन अब बाकी संविधान में अगर हम राज्य बोल रहे हैं मतलब स्टेट बोल रहे हैं, और केंद्र या संघ बोल रहे हैं मतलब हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज आप लोग क्लियर रखिएगा अगर हम आगे भी बात करते हैं तो। ठीक है, तो संघ की सभी कार्यपालिकी शक्तियां वो, ठीक है, सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या उसके जो सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा वह करवा सकता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं आगे, इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश या समादेश, ठीक है, राष्ट्रपति के हाथों में होगा या राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, और उसका प्रयोग विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा विनियमित होगा। मतलब जितनी भी आर्म फोर्सेस होती हैं उन सब का सुप्रीम कमांडर जो है वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 53(2) में बात कही गई है। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास आर्टिकल नंबर 53(2) नहीं है तो आप आर्टिकल नंबर 53 भी इसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है कि ऐसा नहीं देता है कि आर्टिकल नंबर 53(2) का भाग है, ऐसा देता है आर्टिकल नंबर 52। स्पेशली अगर आप पीसीएस जैसे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली हम लोग जो यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम देते हैं तो हम लोग को ये सारी बारीकियां ध्यान रखनी होती है। पर अगर आपका एग्जाम छोटा है, जैसे आप पटवारी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी बहुत छोटा एग्जाम जैसे आपका है, आप में हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, इतनी डीप में भी चीज़ें पूछी जाए, पर जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें जनरली आर्टिकल नंबर 53 मैंने कई जगह देखा है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल नंबर 53 आप टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट चीज होगी वो आर्टिकल नंबर 53(2) होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो भी आर्म फोर्सेस होती हैं, जो भी रक्षा बल होते हैं, उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है। ठीक है, तो वह उसका जो सर्वोच्च समादेश होता है वो राष्ट्रपति के होता है। मतलब जो अपनी सेनाएं हैं उनका सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 54। ठीक है, इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। इसको यहां, ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति प्रक्रिया देखने के पहले योग्यता देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ें तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज ये
ठीक है, मैं अब डिस्कस कर लेती हूँ अगर मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है तो, कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं पर जन्म लिया हुआ हो। ठीक है, अगर उसने किसी और तरीके से भी भारत की नागरिकता पाई हुई है और प्रेजेंट टाइम में वो भारत का नागरिक है तो वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सेकेंड देखिए, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। ठीक है, मतलब उसे उसकी एज जो है वो 35 इयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। थर्ड देखते हैं, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य हो। ठीक है, मतलब वो सारी क्वालिफिकेशंस इसके पास होने चाहिए जो हाउस ऑफ पीपल के सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तीनों चीज आपके, एक्चुअली ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम में, हर एग्जाम में ये चीजें जो है वो पूछी जाती है, एकदम कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो पहली चीज हो कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 जो उसकी उम्र है वो एज वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज है। ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति, एक और ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह ना ही केंद्र सरकार के अंदर, ना ही राज्य सरकार के अंदर, ना ही किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब ये होता है कि उससे कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखिए, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ता है तो वह केंद्र या राज्य सरकार के अंदर किसी भी राज्य सरकार, ठीक है, या किसी लोकल अथॉरिटी, ठीक है, स्थानीय निकाय के अंदर लाभ के पद पर, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ता है तो वह ना ही राज्य सरकार के अंदर, ना ही स्टेट सरकार के अंदर, और ना ही किसी लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत लाभ के पद पर होना चाहिए। लाभ का मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि उसे कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट उससे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 57। ठीक है, देखिए, जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं हो गए इसके अंतर्गत उसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 57 की। आर्टिकल नंबर 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। मतलब इंडिया में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार लड़ सकते हैं, जबकि अमेरिका में बाउंड्री सेट है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होता है तो वह सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए ही अपना पद ग्रहण कर सकता है। हालांकि इंडिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा बार चुनाव लड़ा हो, एक्सेप्ट राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर। वो ही सिर्फ एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, बाकी इसके बाद आप देखेंगे तो सारे के सारे लोग एक बार ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम राष्ट्रपति में सारे
राष्ट्रपतियों को देखेंगे तो हम सबके बारे में जो विशेषताएं हैं, जितनी भी राष्ट्रपति हैं, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो अपने प्रणब मुखर्जी हो, चाहे रामनाथ कोविंद हो, जिनकी भी जो विशेषताएं हैं हम उनको सारे को एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी और एग्जाम को भी फोकस कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप इस लेक्चर को फुल देखना चाहते हैं तो आप स्टडी डोज ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का जो पेड कोर्स चलाया जा रहा है उसे आप परचेज कर सकते हैं और पूरा लेक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा आप MCQs और PDF भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।